कहीं वार, कहीं पलटवार, कहीं तीखे शब्दों की बौछार, राजनीति के सारे दावपेच, सियासी अखाड़े की हर खबर। यह है अखाड़ा और मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा की शुरुआत आज करते हैं नवी मुंबई के एक हादसे से। नवी मुंबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शनिवार शाम को एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया कि सड़क के एक किनारे कुछ लोग जा रहे थे, तभी सामने से आई एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक गुप्ता और जानकारी के साथ आ रहे हैं। विवेक, एक बात बताइए, ये तो सड़क की उल्टी तरफ है, ये कैसे? ये गाड़ी कौन था? इस गाड़ी का चालक कौन था? किसकी गाड़ी है ये? आनंद, आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना नवी मुंबई के कामोठी इलाके के सेक्टर 6 में शनिवार तकरीबन रात शाम के 7:30 बजे घटना घटी है। पर्पल रंग की स्कोडा कार थी जो तेज रफ्तार से आ रही थी और विजुअल में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी ने राह पर चल रही मोटरसाइकिल के 4 से 5 लोगों को टक्कर मारी। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है और एक 24 साल की महिला भी शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है और मेडिकल रिपोर्ट उसकी आना बाकी है। पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि क्या वो किसी नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। आनंद। विवेक, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। पर इससे यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि आप देखें आसपास जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और जिस डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, इसमें पुलिस को और तफ्तीश करने की जरूरत है। तस्वीरें तो फिलहाल यही बता रही है। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि लड़का अपने घर जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ते वक्त आरोपियों से उसका कंधा टकरा गया, जिसके बाद आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद लड़के को चाकू मार दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे लिए खाना मंगवाया, छोटे बच्चे से, उससे छोटा उससे खाना मंगवाया। खाना मंगवा के मेरे साथ में बैठ के खाया और मुझसे बोला कि अब तुम नमाज को चले जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। वो अपनी बहन के यहाँ पे बैठा रहा और मैं खाना खा कर नमाज को चला गया। नमाज के बाद में मैं आया तो मैंने भीड़ देखी। मेरे किसी से पूछने की हिम्मत ना पड़ी। मैंने कहा कैसी भीड़ है? मैंने कहा ये तो ऐसा तो होता ही रहे यहाँ पे। मैं फिर ऊपर गया तो ऊपर सारी बच्ची हमारी और साथ रो रही जो भी बच्ची सब रह गए। उन्होंने बताया, बोले कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के चाकू मार दिए और अस्पताल को ले गए। चाकू, छुरी, दराती, कट्टा, इन सब से अब यहाँ पर कत्लेआम चल रहा है। और अब यहाँ देखिए हथियारों के बल पर मॉब लिंचिंग को रोके जाने की बात हो रही है। जी हाँ, क्या हथियारों के बल पर मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है? मॉब लिंचिंग रोकने के लिए लखनऊ में जो पहल की जा रही है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य महमूद पराचा ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हथियारों के लाइसेंस लेने की अपील की। महमूद पराचा ने कहा कि जान और माल की हिफाजत के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हथियार का लाइसेंस लें। अपने घर के जमीन अपने जेवरात भी बेच डालें, जो भी कर डालें, लेकिन कुछ भी हो, हथियार के लाइसेंस ले लें। हथियार खरीदने के लिए उन्हें जेवर या घर के कीमती सामान भी अगर क्यों न बेचने पड़े, वो ऐसा जरूर करें, ऐसा महमूद पराचा ने कहा। पराचा के मुताबिक भारत का कानून उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। लिंचिंग हुई है, बहुत ही गरीब लोगों की हुई है, तो कैसे आप ये बता पाएंगे कि हथियार वो खरीद पाएंगे इतना महंगा और रख पाएंगे अपने पास? देखिए, SC/ST कम्युनिटी के लिए तो जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट का लॉ ही है, रूल्स हैं। उनको तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको फाइनेंस भी करे इस काम के, पहली बात ये। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है। तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें और अपने पास स्वयं की सुरक्षा के लिए, जानो माल की सुरक्षा के लिए, इज्जत के लिए अपने पास हथियार जरूर रखें।
महमूद पराचा के बयान को मॉब लिंचिंग पर सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। 26 जुलाई को लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में एक लीगल ट्रेनिंग कैंप लगाने की तैयारी चल रही है। इस कैंप में महमूद पराचा के अलावा कल्बे जवाद लोगों को मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए कानूनी तौर तरीकों की जानकारी देंगे। कल्बे जवाद ने साफ किया है कि कैंप में हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। एक तो ये बिल्कुल ही प्रेशर जो गया है बिल्कुल गलत है। जो वहाँ पर कोई कैंप कायम कर दिया जाएगा इमामबाड़े में, वहाँ पर कुछ असलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनकी तरफ से जो ऐलान मुझे मालूम है वो यही है कि कानूनी बात बताई जाएगी, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और किस तरह से अप्लाई किया जाएगा शहर के लिए। इसके अलावा कोई वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। यही महमूद पराचा के बयान को सियासी मानने की वजह यह है कि पराचा ने दावा किया कि मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के पीछे आरएसएस की सोच है। इसलिए हो रहा है कि आरएसएस की सोच जो है वो एक साजिश के तहत ये काम करवा रही है। ये कोई आम नागरिक नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि देश की आम जनता ये काम नहीं कर रही है मॉब लिंचिंग। कुछ ही लोग कर रहे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके इशारे पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के ये बयानात हैं। आप सोचिए। आगे बढ़ते हैं। महमूद पराचा ने भी कल्बे जवाद की तरह लखनऊ में लगने वाले कैंप का बचाव किया। सुनिए। 26 तारीख को पहला कैंप हमारा जो है लीगल ट्रेनिंग देने का लोगों को कि किस तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो किसी भी शख्स को अवेलेबल है, ना सिर्फ अपनी जान और माल की हिफाजत करने के लिए बल्कि किसी भी उस मजलूम की जान और माल की हिफाजत करने के लिए हमारा जो इंडियन पीनल कोड है धारा 96 से लेकर 106 तक इस बात की इजाजत देता है और ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हुआ है वो जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। महमूद पराचा और कल्बे जवाद के बयान पर मुस्लिम समुदाय से ही तीखी प्रतिक्रिया आई है। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सुहेब काजमी ने इन बयानों को देश की छवि खराब करने वाला बताया है। कल्बे जवाद साहब जैसे शख्स जो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि जो देश के अंदर भ्रम फैलाने वाला है वो देश को तोड़ने वाला है। क्योंकि आज वो ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं वो पार्लियामेंट और लोकसभा के अंदर हार चुकी हैं और वो देश के लोगों ने उनको किनारे कर दिया है। आज वो इस तरीके के लोगों को आगे करके दोबारा देश के लोगों को बहकाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का बहाना करके और मुसलमानों को बहका के फुसला के अरब दुनिया को, खासतौर पर पूरी दुनिया को जो है ये ब्रांडिंग कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की। अब इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। यशवीर राघव, नेता बीजेपी, देशरत्न निगम, राजनीतिक विश्लेषक, इनका रुझान आरएसएस और संघ से जुड़ा है। निगत अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, और फिर विजय कौशिक भी हमारे साथ हैं, और साथ ही अब्दुल हमीद नोमानी, मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले देशरत्न निगम आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आरोप आरएसएस की सोच पर मढ़ा गया है। कहा है कि जितने भी लिंचिंग का वाकया हुए हैं ये आम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ आरएसएस से जुड़े लोग ये करवा रहे हैं जानबूझकर। ये साजिश है। इसीलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत, आप लॉयर भी हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आप अपने घर का सामान, कीमती सामान बेच दीजिए, जेवरात बेच दीजिए, लेकिन अपने घर में फायर आर्म जरूर रखिए, बंदूक रखिए, लाइसेंस करवा लीजिए। ये कह रहे हैं महमूद पराचा। देखिए, इनकी सोच आरएसएस के बारे में मैं क्या बताऊं। अगर आरएसएस के बारे में ये तनिक भी जानते होते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। आरएसएस के कार्य अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज सेवी कार्यों में लगा हुआ है। और महमूद पराचा का ये जो बयान देना कि उनको सेक्शन 96 से लेके 106 और 107 जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें प्राप्त है, मैं इसको गलत बोलूँगा। व्यक्तिगत तौर पे आत्मरक्षा का आपको उसमें पावर दिया गया है, लेकिन किसी समूह या कम्युनिटी को नहीं दिया गया है। ये पहले ध्यान में रखिए। जो बात होती, उन्होंने क्या बोला, मुसलमान लोग इस तरह का करें, तो उन्होंने एक कम्युनिटी को लेके चले हैं। और ये भी कहा कि एससी एसटी जो है, एससी एसटी समुदाय के लोगों को सरकार वैसी प्रोटेक्शन दे रही है, वो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, ये भी बयान हमने चलाया। ये देखिए, ये जो इस तरह के हैं, ये कम्युनल टेंशन पैदा करने वाली बातें, समाज में दंगा फैलाने की बातें करने जैसी बातें हैं। हथियार, आप देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है आपको रक्षा देना किसी भी समूह को। आईपीसी जो आपकी भारतीय दंड संहिता है वो किसी समूह को हथियार देने की बात नहीं करती है, वो व्यक्तिगत तौर पे करती है, जिसमें धर्म जाति का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। धर्म के आड़ में छुप के ये जो राजनीति की जा रही है, हथियार उठाने की बात की जा रही है, इनके ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए और इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दंगा भड़काने के लिए हथियार उठा लीजिए,
एक समूह, एक धर्म विशेष के लोग हथियार के लिए अप्लाई करें। कहीं आईपीसी में कोई समूह, धर्म, जाति की नहीं, पर कहीं वो कोई ये बात कह रहे नहीं हैं है। कि इस समूह के लिए वो बताने वाले हैं कि आप किस धारा के अंतर्गत किस ग्राउंड्स पर आप कर सकते हैं और वो उनकी मदद करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आप गलत नुमानी है। साहब, आप मुझे बताइए, वो आप क्या समूह- आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप ये कहें कि समुदाय को आप बताया जाए, समुदाय विशेष को, कि किस तरह से आप फायर आर्म बरामद कीजिए, फिर बाद में कहेंगे कि देखिए हमने जो भी चलाई, बंदूक चलाई तो राइट टू सेल्फ डिफेंस में चलाई। मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, ये सही कह रहे हैं रत्न साहब जो है, वो जो व्यक्तिगत जो है अपने डिफेंस में जो है बचाव का जो अधिकार दिया गया है वो व्यक्ति से उसका संबंध है। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये भीड़ की आवाज में चल 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 की आवाज आ रही है। ये सोनभद्र कांड का सबसे खौफनाक वीडियो अभी सामने आया है। ये न्यूज़ 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसीलिए हम सीधा इस पर कह रहे हैं। महिला कह रही है भाग रे लल्ला। आइए इस पूरे वीडियो को जरा सुनते हैं। ये अभी अभी यहाँ अखाड़ा में लाइव ये वीडियो हमारे यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के डेस्क पे आया है, न्यूज डेस्क पे, और हमने सीधा इसे ऑन एयर किया है। देखिए इसे। तो बुयारा बंदूक निकाला मार के भाग रहे दादा। बस सुनो तो तो बुयारा बंदूक निकाला मार के भाग रहे दादा। बस सुनो तो तो बुयारा बंदूक निकाला मार के भाग रहे दादा। बस सुनो तो तो बुयारा बंदूक निकाला मार के भाग रहे दादा। ये वीडियो 10 लोगों की हत्या से ठीक पहले का वीडियो है। एक बच्चे की आवाज में आ रही है। देखिए उन्होंने बंदूक निकाली और जैसे ही वो ये कहता है आपको फायरिंग, गोली चलने की आवाज आती है। और फिर शायद वो बच्चे की माँ है, एक महिला है, जो कह रही है चलो निकलो यहाँ से, भाग रे लल्ला। वो अपने बच्चे को कह रही है भाग यहाँ से, अपनी जान बचा के भाग। ये सोनभद्र का जो भयानक हिंसा हुई थी दो गुटों के बीच एक ही गांव के अंदर। आज हम जब ये बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि महमूद पराचा एक पर्टिकुलर समाज को कह रहे हैं कि आप कैसे हथियार बरामद करिए, हथियार का लाइसेंस ले लीजिए, अपने घरों में हथियार रखिए। आप देखिए खुलेआम बंदूकें चल रही है दिन दहाड़े। प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, विजय कौशिक के बहाने अगर ये बंदूकें ऐसे चलने लगी, आए दिन हत्याएं होती रहेंगी, तो कितने केसेस लड़ते रहेंगे और कितनों की जवाबदेही लेते रहेंगे। आनंद जी, सबसे पहले मैं पराचा जी के बयान की निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा की ही साजिश है। आज मुसलमानों को हथियार दिए जाएंगे, कल को हिंदू मांगेंगे, तो ये देश सिविल वार की तरफ बढ़ जाएगा। और ऐसे मामलों में मैं ये समझता हूं कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की जगह महमूद पराचा जैसे लोग अगर लोगों को इस बात की तरफ उकसा रहे हैं कि उन्हें अपने जेवर और अपने कोई भी महंगी चीजें बेचकर घर में वो हथियार। कौशिक जी एक मिनट, वहां के रिपोर्टर की आवाज सुनते हैं। सोनभद्र की वीडियो जो सामने आई है न्यूज़ 18 इंडिया पे। वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, वहाँ पर ना पुलिस का आदमी पहुंचा, ना प्रशासन का आदमी नहीं पहुंचा। लेकिन जब इस तरह की मौतें हो जाती हैं तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सूचना अगर समय पे दी जा रही है तो प्रशासन क्यों नहीं पहुंच रहा है। तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, डायल 100 बनाए गए, बीट के कांस्टेबल बनाए गए हैं, इवन गाँव में चौकीदार की भी व्यवस्था है। लाल पगड़ीधारी चौकीदार हर गांव में होता है, लेकिन क्यों इस व्यवस्था ने काम नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। और जो कार्रवाई हुई है वो पर्याप्त हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिसे स्पष्ट है कि इस तरह की अगर भयानक घटनाएं हो रही हैं अगर प्रदेश में, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसको रोकेगा। जी अनूप, ये वीडियो जो है हम फिर से दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए एक वो बच्चा बोलता है कि कोई बंदूक निकाल रहा है मारने के लिए और माँ बोलती है भाग लल्ला। वो बेबसी किसके रोंगटे खड़े नहीं होंगे। ये हम देखते हैं कि शुरू से आखिर तक इन लोगों की कोई कद्र ही नहीं समझी गई। इतनी सालों की समस्याओं को मजाक में लिया गया और नाहक 10 बेबस लोगों की जान चली गई।
जी बिल्कुल सही बात है कि ये घटना हुई है बहुत ही खौफनाक है। अगर इसको देखा जाए तो इसको प्रशासन ने बहुत ही हल्के में लिया। जो घटनाएं यहाँ जमीनी विवाद की जो समस्याएं हैं लोगों के, उसमें इसकी परिणति कहीं न कहीं यही अंजाम है इसका। अगर ये जमीनी विवाद की जो समस्याएं हैं, हर गांव में दर्जनों समस्याएं हैं, इस तरह कब्जे की समस्याएं हैं, और जो दबंग होता है वो कब्जा कर लेता है, जो पीड़ित होता है वो चुप बैठ जाता है। लेकिन ये घटनाएं कहीं न कहीं इस अंजाम तक पहुंचती हैं, ये खूनी संघर्ष का रूप ले लेती हैं। आपसे पुलिस ने किस तरह से काम किया और ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ किया, ये भी बात करेंगे। एक बार ये सुना देते हैं दर्शकों को फिर से, क्योंकि इस वीडियो ने विचलित, न सिर्फ विचलित किया है, हर व्यक्ति जो इसे देख रहा होगा वो जरूर रोएगा। उस बच्चे की बेबसी देखिए, लोगों की चीख पुकार सुनिए, उस माँ की बेबसी देखिए और आवाज में किस तरह का कंपन है, आप वो महसूस कीजिए जरा। तो भैया बंदूक निकाले मार के भाग रहे। तो भैया बंदूक निकाले मार के भाग रहे। तो भैया बंदूक निकाले मार के भाग रहे। इस वीडियो के बारे में एक बात ये आप समझिए कि जो भी आज इसे देखेगा, हलक से रोटी भी नहीं उतरेगी और रात भर नींद भी नहीं आएगी। उस बच्चे की आप बेबसी भरी आवाज सुनिए, उस माँ का डर देखिए, वो अपने बच्चे को भी बोल रही है कि लल्ला भाग यहाँ से। और दूसरी बात, चारों तरफ जो चीख पुकार आप सुन रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन भी नहीं है, किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिख दिया ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि हम कौन सी सदी में हैं और क्या हम ये माने, हम बार बार जलियांवाले बाग का जिक्र करते हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है सोनभद्र हत्याकांड का, जहां पर गांव वाले दो गुट थे जो जिनमें विवाद चल रहा था और अचानक एक छोटा बच्चा जो है वीडियो निकाल रहा है, अपनी मां की आवाज भी सुन रहे हैं आप। उसमें देखिए काफी विचलित कर सकता है ये ऑडियो और ये तस्वीरें, जहां बच्चा कह रहा है देखिए कोई बंदूक निकाल रहा है। एक छोटा सा बच्चा देख रहा है किसी को बंदूक निकालकर गोली चलाते हुए। 10 लोगों की निर्मम हत्या हुई, कई इसमें घायल हुए। ये देखिए लाठियां चल रही है, लोगों ने दरातियां निकाली थी वहां पर, लेकिन फिर बंदूक निकालकर फायरिंग भी की गई और लोगों की जानें भी ली गई। ये भीड़ की आवाज में चल की आवाज कहूं तो भैया बंदूक निकाले आप ऑडियो सुन रहे हैं जहां पे एक बच्चा कह रहा है देखिए किसी ने बंदूक निकाला, ठीक उसी के बाद आपको गोली चलने की आवाज आती है। ये वो लम्हा है जिसके बाद 10 लोगों की हत्या कर दी गई गोली मारकर। और यहां पर दो गांव एक ही गांव, उस गांव में 2 गुटों के बीच विवाद था, सालों से चल रहा है विवाद है ये भूमि पर, और भूमि पर किसका हक है उस पर ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन इस हत्याकांड में सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ और एक बच्चा, इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से घबराए हुए हैं, कैसे एक माँ अपने बच्चे को कह रही है भाग रे लल्ला, हे भैया फोन करो, भैया जल्दी से फोन करो। और ये बच्चा अपने फोन के कैमरे में उस वाक़े को कैद भी कर रहा है और देख भी रहा है अपनी आंखों से कि कोई बंदूक निकालकर किसी की जान भी ले रहा है। इस वीडियो का हम आपको ऑडियो अभी सुनाएंगे 1 सेकंड में, लेकिन ये देखिए, ये कहा जा रहा है भीड़ की आवाज है चल, और फिर एक बच्चे की आवाज आती है, कोई बंदूक निकाल रहा है मारने के लिए, और फिर वहीं पे बंदूक चलने की आवाज आती है और महिला कहती है भाग रे लल्ला, और फिर महिला फिर कहती है भैया फोन करो, भैया जल्दी से फोन करो।
यहां पर पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, कोई भी नहीं इस भीड़ को रोकने के लिए, इस फसाद को रोकने के लिए, इस लड़ाई को रोकने के लिए। और वो कौन थे? क्या ये बंदूकें लाइसेंस बंदूकें थी? क्या ये जो गोलियां चली, ये जो 10 लोगों की जाने गई, इस पर प्राइवेट डिफेंस की दलील दी जा सकती है? क्या यह भी आरएसएस की साजिश है? महमूद पराचा जैसे लोग जो समुदाय को भड़का रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने घर के कीमती सामान बेचकर आप फायर आर्म्स के लाइसेंस ले लो। क्या उनसे ये तस्वीरें अनभिज्ञ हैं? वो इन तस्वीरों से अनभिज्ञ हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि गांव खेमे में, हर कहीं इलाके में, हर किसी के घर में अगर बंदूक आ गई तो आए दिन जाने चली जाएंगी और प्राइवेट डिफेंस का बहाना दिया जाएगा? वो बच्चा अब कैसे भूलेगा इस वाक्य को? कैसे भूलेगा उस लम्हे को जब उसने आंखों से देखा अपनी उम्र, इतनी नन्ही सी उम्र में, किसी को बंदूक निकालकर किसी की जान लेते हुए? अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। ये जो खौफनाक वीडियो है सोनभद्र का, ये अभी अभी यहां अखाड़ा में आया है। अजीत सिंह, हमारी बहस चल रही थी इस बात पर कि कुछ समुदायों को उकसाया जा रहा है कि वो अपने लाइसेंस ले ले, प्राइवेट डिफेंस का ये बहाना देकर लाइसेंस फायर आर्म्स ले ले। और ये देखिए सोनभद्र में गोली चली, एक बच्चे ने देखा, उसकी मां कह रही है भाग रे लल्ला, और 10 लोगों की जानें ली गई है वहां। बिल्कुल आनंद, आपने सही बात कही। ये वीडियो वायरल हुआ है और अब लोगों के पास पहुंच रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर उस दिन की घटना है, 18 जुलाई की, जब ये पूरा वाकया हुआ था। और एक साथ 300 के आसपास लोग जब जमीन कब्जा करने पहुंचे थे, लाठियां चलती दिखाई दे रही। बच्चा कह रहा माँ कह रही लल्ला भाग। इसके अलावा वो खुद बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है कि एक आदमी बंदूक निकाला। उसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। उसके बाद शायद इस गोली चलने की आवाज के बाद बहुत सारी गोलियां चली, जिसमें 10 लोगों की हत्या हुई थी और कई दर्जन लोग घायल हो गए। तो निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है अपने आप में सब कुछ बता रहा है, दर्शा रहा आनंद कि किस तरह लोग पुलिस को फोन करने की बात कर रहे हैं, किस तरह लोग भागने की बात कर रहे हैं और किस तरह खुलेआम खेतों में संघर्ष चल रहा है, लाठियां चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी घटना प्री प्लान वे में थी, लेकिन उस वक्त न तो पुलिस पहुंची थी वहां से, न लोक स्थानीय प्रशासन पहुंचा था। और 2017 से ये मामला चल रहा था, क्योंकि आदर्श सोसाइटी के नाम में जमीन 1955 में हुई थी, फिर 89 में बिहार कैडर के गाइएस के पास चली गई और 2017 में उस ग्राम प्रधान के पास चली गई, जिसका कहा जा रहा है कि नक्सलियों से भी उसके संबंध। और उम्बा गांव है ये सोनभद्र का आनंद, जो नक्सली प्रभावित रहा है। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो सब कुछ बयां कर रहा है, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। सरकार ने मुआवजा दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन शायद अब उन 10 लोगों की जान वापस नहीं आएगी। और छोटे छोटे मासूम माताएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी, खेतों में संघर्ष हो रहा था, उनके घर के लोग मारे जा रहे थे। बड़ा वाकया था, उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना थी, जिसको लेकर प्रियंका गांधी भी पहुंची, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, 5-5 लाख का मुआवजा भी हुआ। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव राजस्व है, वो जांच कर रही है। एडीजी जोन की रिपोर्ट आई, 5 अफसरों को निलंबित भी किया गया। लेकिन ये वीडियो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि घटना कितनी बीभत्स और किस तरीके से खुलेआम एक नरसंहार किया गया आनंद। पर अजीत, देखने वाली बात यह है कि ये दिन दहाड़े चल रहा है। ये गांव में ये कौन थे जिनके पास ये बंदूकें थी? क्या ये वैध हथियार थे, लाइसेंस्ड फायर आर्म्स थे कि अवैध हथियार थे, और कैसे आ गए? और दिन दहाड़े बंदूक चलाकर किसी की जान लेने की हिम्मत ऐसे कौन लोग हैं? ये प्रशासन का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं? बिल्कुल आनंद, ये प्रशासन, ये जो प्रधान है गांव का, उसके लोग थे और 2 लाइसेंसी बंदूकें थी। इसके अलावा सारी जो असलहे थे सब अवैध असलहे थे, जो गोलियां चलाई गई। क्योंकि अभी तक पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 लाइसेंसी बंदूकें जब्त की गई। लेकिन इस पूरी घटना में 1 दर्जन से अधिक बंदूकों से वार किया गया था। 30 से अधिक ट्रैक्टरों में 300 के आसपास लोग भरकर आए थे और बाहरी लोग थे, बाहर से लोग बुलाए गए थे। तो ये पूरी प्री प्लान घटना प्रधान की तरफ से की गई। तो निश्चित तौर पर अभी पुलिस के लिए कार्रवाई के लिए बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 बंदूकें जब्त हुई। अभी तो 1 दर्जन असलहे का प्रयोग किया गया इस पूरी घटना में। जो एडीजी वाराणसी जोन की रिपोर्ट आई, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया कि प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे, अधिकारी नहीं पहुंचे और खुलेआम 1 घंटे तक ये तांडव होता रहा, कोई वहां बचाने वाला नहीं था और नरसंहार चलता रहा। तो निश्चित तौर पर ये सारे, इसमें 90% से अधिक अवैध असलहों का प्रयोग किया गया। बाहरी लोग बुलाए गए थे, वहां लोकल लोग नहीं थे, स्थानीय लोग नहीं थे और बाकायदा ट्रैक्टरों में भरकर उस गांव में 200 बीघा जो जमीन है उस पर कब्जा करने पहुंचे थे। तो एक बड़ा वाकया था आनंद। और अभी ये वीडियो सामने आया जो सब कुछ बयां कर रहा है कि आखिर कैसे इस घटना को दिन दहाड़े सरेआम अंजाम दिया गया, लाइसेंसी और अवैध असलहों का प्रयोग किया गया, लोगों की जानें ली गई, माताएं अपने बच्चों को भगाते हुए दिख रही है, लल्ला भाग यहाँ से, फोन करो पुलिस को, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये वारदात यूं ही चलती रही दिन दहाड़े आनंद। तो क्या इसमें भी आरएसएस की साजिश थी? क्या इसमें भी इस तरह की बात जो महमूद पराचा जैसे बयानात दे रहे हैं कि कुछ एक समुदाय को लाइसेंस्ड हथियार लेने की जरूरत है ताकि वो मॉब लिंचिंग से बच सके, क्या यहाँ पर कोई समुदाय से जुड़ा विशेष था कि यहाँ पर सिर्फ जमीन कब्जा करने की बात थी? गांव में जो मरे क्या किसी धर्म से जुड़े हुए थे, किसी समुदाय से जुड़े हुए थे, या सब पर गोली चली और सब पर लाठियां चली?
बिल्कुल आपने सही बात कही कि सब पर गोलियां चली, सब पर लाठी चली और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारा। एक पक्ष के कोई आदमी लोग नहीं घायल हुए, न किसी के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि वो प्री प्लान था। एक पक्ष पहले से तैयार होकर पहुंचता है, 200 आदमियों को लेकर पहुंचता है, अफलाई लेकर पहुंचता है, घेराबंदी करता है, जमीन पर कब्जेदारी करता है और फिर गोली चलाता है। और एक ही जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती है और पूरा जमीन का मसला था। और जो पराचा कह रहे हैं, पूरी एक तरीके से कहा जाए तो वो सियासत हो रही। प्रियंका गांधी को भी आपने देखा और दलों को देखा, आज जो बसपा के लोग जा रहे हैं, सभी लोगों को प्रशासन ने 144 लागू इसीलिए कर दिया था कि वहां जाकर आप किसी धर्म जात विशिष्ट की बात मत करिए, समुदाय की बात नहीं करिए। जमीनी रंजिश में वारदात हुई थी, इसमें 10 लोगों की हत्या हुई थी और कई सारे लोग घायल हुए थे। ये एक पूरा प्री प्लान्ड वाकया है और जमीनों के भूलेख में हेराफेरी करके सोसाइटी की जमीन किसी को दी नहीं जा सकती। तो कैसे किसी एक बिहार कैडर के आईएएस को दी गई, फिर प्रधान को दी गई और कैसे 2 सालों से मसला एसडीएम और कलेक्टर के कोर्ट पर चलता रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई थाने तक। यही वजह है कि घटना को अंजाम दिया गया और सारी पूरी प्री प्लान प्रधान की तरफ से था। क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा करना, आनंद अफवाहें जुटाना, प्री प्लान करना, अचानक गांव में पहुंचना, कब्जा शुरू कर देना, ये सिर्फ लालच है, ये सिर्फ चोरी चकारी करप्शन है। ये किसी समुदाय से जुड़ी हुई बात नहीं है। बात ये हर बात हर किसी को जानने की जरूरत है। मेरे पास ये पूरी लंबी लिस्ट पड़ी है। अजीत सिंह धन्यवाद। यशवीर राव का एक बात बताइए, क्या इसको किसी समुदाय से जोड़ देना चाहिए? मॉब लिंचिंग, इस तरह के फसाद को 2 लाइसेंस बंदूकें थी, ग्राम प्रधान के पास लाइसेंस बंदूक थी जिसका उसने प्रयोग किया, अनलाइसेंस्ड हथियार भी यूज किए गए। अब आप बताइए, आए दिन अगर हर कोई प्राइवेट डिफेंस का बहाने देकर अपने अपने घर में बंदूकें रखने लगे तो आए दिन ऐसी जाने जाएंगी निर्दोषों की। अराजकता है ये एक प्रकार की अलगाववादी विकृत मानसिकता है। इस प्रकार से जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, हम जो धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, बहुत गलत है। जिस प्रकार से महमूद पराचा जी ने जो बयान दिया है धर्म के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर और आत्मरक्षा के नाम पर, उन्होंने खुलेआम इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को चुनौती दी है। उन्हें यह कहना चाहिए था किस प्रकार से मुस्लिम शिक्षित हों, किस प्रकार से उन मुस्लिमों का उत्थान हो, किस प्रकार से मुस्लिम युवा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, लेकिन उल्टा वो उनको भड़का रहे हैं एक समुदाय विशेष के खिलाफ। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक तरफ हाथ में कंप्यूटर हो, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की अलगाववादी सोच वाले, जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, इस प्रकार से देश में जो भड़काव पैदा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बात देखिए, जितनी भी ये घटनाएं हुई जिसको लेकर हम बीच में मॉब लिंचिंग का नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा हो। कहीं भी धार्मिक विषय कहीं स्टार्टिंग में नहीं था। एक ये विषय, दूसरा एक हमारे विजय कौशिक जी बैठे, उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगा दिया कि भाजपा के कहने पर ही महमूद पराचा जी ने इस प्रकार का बयान दिया है। आनंद जी, आप भी समझेंगे, जब एक दल सत्ता विहीन होता है, इस प्रकार की जो अलगाववादी ताकतों को वो ताकत देने में लग जाता है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, चाहे देखिए अलगाववादी की बात नहीं है। मैं आपसे यशवीर राव का एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ सोनभद्र में क्या हुआ? यहाँ पर क्या सरकार सो रही थी? दिन दहाड़े इस तरह के कोई ग्राम का प्रधान 200 लोगों को लेकर आता है, वहां पर लड़ाई करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? 29 लोगों को नहीं, उनको गिरफ्तार अभी किया, तब तक क्या प्रशासन सो रहा था? 2017 से ये फसाद चल रहा है, इसको क्यों नहीं सुलझाया गया? देखिए सवाल कई सारे उठते हैं, इतने सारे अवैध हथियार उत्तर प्रदेश में कहां से आए? क्या ये सवाल पूछना ठीक नहीं है? किसके पास इस तरह से दुलाली बंदूकें सब कहां से आ रही है, मुझे आप बताइए। देखिए ये कहीं ना कहीं जो हथियार वाली बात है, वो लाइसेंस बताइए ना, आप मुझे बताइए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का उसमें अगर महमूद पराचा के बात में कोई तथ्य नहीं है तो महमूद पराचा की बात सुनने के लिए लोग बैठे क्यों हैं? कई सारे लोग महमूद पराचा की बात से इत्तेफाक रखने वाले क्यों हैं? हाँ, बहुत सारे, अधिकतम लोगों ने जाकर उनकी निंदा की है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है, शायद हमको रखने पड़ेंगे। क्यों ऐसा माहौल पैदा हो रहा है? ये ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, देश रत्न निगम, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। आप कहते हैं आरएसएस एकदम शांतिप्रिय ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कुछ नहीं करता, लेकिन हर फसाद की जड़ को आरएसएस ही बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? वोट की राजनीति है, रोटियां सेकनी है और मुस्लिमों के और जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनके मन में भय का वातावरण पैदा करना है, जिससे कि उन दलों को वोट मिले। लेकिन इस इलेक्शन ने दिखा दिया कि ऐसा जनता नहीं मानती है। दूसरा, आप देखिए कुछ समय पहले मदरसे में भी कुछ हथियार निकले थे, और इस तरह का बढ़ावा देना उस चीज़ को भी कह सकता है कहीं ऐसा ना हो कि उन मदरसों में फिर से हथियार जाना शुरू हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ मिला के देखना पड़ेगा। तीसरा, ये जो वोट की राजनीति कर रहे हैं पराचा जी, देखिए डिग्री लॉ की लेने से आप अच्छे वकील नहीं हो जाते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से भारतीय दंड संहिता को वो समझे हैं और कह रहे हैं कि समूह को और दल को निगाह अब्बास, आप इससे पहले बोले, आप एक बात बताइए, उस बच्चे ने जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, उस
माँ ने जिसने एक खौफनाक तस्वीरें देखी और कहा भाग रे लल्ला, उनको क्या धर्म से कुछ लेना देना है? उनको क्या नीतियों से कुछ लेना देना है? इस वीडियो को सुनिए, आप मुझे बताइए इनको आप क्या शिक्षा देंगे? इनको सुनिए। कहूँ तो भैया बंदूक निकाला ये अब लूप शुरू हुआ है। इस वीडियो के अंदर निगत अब्बास आप देखिए 5 बार फायरिंग की आवाज आती है, 5 बार। वो माँ और बच्चा इसको देख चुके हैं, इसके चश्मदीद हैं। वो बच्चा क्या जिंदगी भर ये भूल पाएगा कि उसके गांव में जहां उन्हीं खेतों में जहां वो खेला, जहां उसके माता पिता ने काम किया खेती की, हर रोज जहां वो जाता था स्कूल से, जिस रास्ते से जाता था, वहां पर 5 गोलियां उसने देखी, 10 गोलियां चली, कई सारी गोलियां चली, 10 लोगों को मार गिराया गया। जहाँ पर अहिंसा को परम धर्म, परम मित्र और परम सुख का नाम दिया गया है। आप देखिए आज हमारे देश को उस प्रतिष्ठा की जरूरत है जहां पर शांति का और अहिंसा का माहौल हो, पर विडंबना यही है कि महमूद प्राचा और उनके साथी न जाने किस नीयत के साथ देश में उस दुविधा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इन जैसी घटनाओं को जो अभी आप आपके चैनल पर चला रहे हैं, इनको बढ़ावा देंगे और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अंधकार फैलेगा। जहां हमें जरूरत है एकजुट होकर शांति का माहौल पैदा करने का, हिंसा को दूर करने का, ये तो उनको बढ़ावा देने जैसा हुआ। जैसे कि हमारे कई को पैनलिस्ट बोल भी रहे हैं, हमारे साथ विजय कौशिक जी यहाँ पर हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं ये तो करना चाहिए। जहां तक आपने शासन और प्रशासन की बात करी, तो देखिए यूपी में आज भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, जिसमें उनकी भी ये लोग बोलते हैं नहीं वो तो गलत है, ये उनका भी समर्थन नहीं करते। मेरे साथ ही विजय कौशिक जी डिबेट में थे, आप ही के चैनल में इन्होंने सीधा बोल दिया नहीं वो तो गलत है। आज ये बोल रहे हैं नहीं, आज जो महमूद प्राचा जी कह रहे हैं वो भाजपा करा रही है। भाजपा तो ये भी कह रही है ना कि कानून लाना चाहिए। महमूद प्राचा जी या विजय कौशिक जी अगर साथ आके खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं हम लोगों को तो एक कानून लाना चाहिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े से कड़ा और सरकार का हम समर्थन करते हैं, ये तो वो भी नहीं कर रहे। ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो लोगों के हाथों में हथियार दे देंगे ताकि लोग एक दूसरे को मारते रहें। तस्वीरों ने निगत अब्बास, मेरा बहस का आज बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि इन तस्वीरों ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। विजय कौशिक, एक बात बताइए, जो कानून तोड़ता है, जो चोरी करता है, चकारी करता है, वो सिर्फ उसकी नीयत ना धर्म है, धर्म की तो वो आड़ लेता है। आनंद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका मुनाफा है। आनंद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुनाफा है। एक बात बताइए, लिंचिंग के कितने कांड हुए? मैं आपको सारी लिस्ट दिखाता हूं, इसमें से आप मुझे बताइए किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से कभी लोग नहीं जुड़े हैं। अलग अलग समुदाय से लोग जुड़े हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ एक समुदाय के लोगों को किया जाता है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले ये लोग वहां गलत काम कर क्यों रहे थे, उसको कोई नहीं कुछ कहता। दूसरा, गांव वालों को ये हौसला किसने दे दिया कि भीड़ की आड़ में आप कानून तोड़ो? देखिए अगर आप सबके हाथों में प्राइवेट बंदूकें तब थमा दोगे, लाइसेंस थमा दोगे, तो हर कोई भीड़ की आड़ में गोली चला देगा। आनंद जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि महमूद प्राचा जी ने ये सोची समझी साजिश के तहत बयान दिया है, क्योंकि अगर उन्हें इस देश की कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं था तो उन्हें यहाँ से देश छोड़कर चले जाना चाहिए। पहली बात नहीं, वो देश के कानून उन्हें की पहले आड़ में मुसलमान लोगों को भाइयों कह को रहे ये हैं कि आप बताना चाहिए था। अवैध हथियार मत रखिए, वैध हथियार रखिए। सुनिए ना, और फिर कल आप बंदूक किसी पे चला देंगे, आप प्राइवेट डिफेंस की दलील देंगे और इस केस को मैं लूंगा, ये कह रहे हैं। उन्होंने खुद कितने हथियार रख रखे हैं? नहीं, हथियार दे देने चाहिए। यहाँ पर आके आप हथियार रख रखे हैं। बीजेपी की दूसरी बात मैं आपको हरियाणा में बीजेपी सरकार को बताता हूँ, एक मिनट विजय कौशिक, क्या इस ग्राम प्रधान की बात किसी से हुई थी? आप इस वीडियो को सुनिए और खुद गिनिए, लूप में आने से पहले पूरा जो वीडियो चलता है कितनी बार आपको गोली की आवाज सुनती है, कितनी गोलियां चलती हैं आपको, आप खुद ही सुनिए। कहूँ तो भैया बंदूक निकाला तो दूसरी बार गोली चली है जब लड़का कहता है बंदूक निकाली है। अब मां कह रही है भाग लला भाग।
ये तीसरी गोली चली। चार, पांचवी गोली है। 5 5 6 अब 5 कहूँ तो बियारा बंदूक निकाला मुंह। 5 बार गोली चली है, जिससे पहले कि ये लूप स्टार्ट होता है। और आप देखिए जैसे जैसे गोली की आवाज आ रही है, लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इधर उधर लोग तितर बितर हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, दिन दहाड़े अगर ऐसा सोनभद्र में हो रहा है, क्या गारंटी है कि देश भर में नहीं होगा? देश रत्न निगम, क्या किया जाए कि ये देश भर में ना हो? आज देखिए, आज महमूद प्राचा बैठे हैं, कल वहां से कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि देखिए उनको ही क्यों, हमें भी दे देनी चाहिए लाइसेंस, हमको भी बंदूकें चाहिए। यही तो शुरू होगा पूरा प्रकरण। एक एक करके समुदाय कहेगा देखिए कानून के तहत हमें प्रोटेक्शन इस तरह से मिलेगा कि मेरे घर में बंदूक होगी तो कोई मुझ पे बंदूक नहीं चलाएगा। देखिए इस तरह का जब गोली नहीं चलाएगा, बयानबाजी आती है तो दूसरा समूह संप्रदाय भी इससे भड़क सकता है, वो भी हथियार उठा सकता है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अभी भी बहुत से अवैध हथियार लोगों के पास हैं। जगह जगह पुलिस को ये अभियान लेना चाहिए, घर की तलाशी लेने चाहिए। अगर जिसके पास भी अगर गैर लाइसेंसी हथियार है उसे जब्त करें और उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। ये अभियान चलाना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। क्योंकि सिर्फ 2 लाइसेंसी हथियार दिखे लेकिन जो इस्तेमाल हुए बहुत ज़्यादा हैं जी। तो आपको अभियान चलाना पड़ेगा। पुलिस को हर राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो केरला हो, इन अवैध हथियारों की जब्त करना पड़ेगा और उन लोगों के खिलाफ आपको चलाना पड़ेगा, वरना इस तरह के बयान आते रहेंगे। मैं जाति समुदाय पर जाऊंगा ही नहीं। आप मुझे बताइए, यहाँ से आज जहाँ हम स्टूडियो हैं, स्टूडियो से लेकर अगर हम गाड़ी लेकर चलते हैं और यहाँ से सीधा पटना तक चलते हैं, पटना ही नहीं गुवाहाटी तक चलते हैं, आप मुझे बताइए हर जिला हर गाँव में अब्दुल हमीद नुमानी साहब, मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी गाड़ी को रोकिए, किसी भी व्यक्ति को पूछिए, आप मुझे बताइए क्या परसेंटेज होगा कि उसके पास कोई ना कोई वैध या अवैध हथियार उसकी गाड़ी में या उसके घर पे उसके पर्सन पे मौजूद होगा कि नहीं होगा। ये तरीका, ये आज का स्टेटस है हमारा। देखिए आज देखिए जो लोग जो है धर्म और समुदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और देश को बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को फिर धर्म निकाला दीजिए ना। महमूद प्राचा रोज बड़े बड़े टीवियों पर बैठ के देश के मुस्लिम युवाओं को भड़काते रहते हैं। वो परसों एक दलित बच्चा, एक दलित युवा मार दिया 3 मुस्लिमों ने सिर्फ मोटरसाइकिल महिला के भिड़ने से। अगर वो हथियार उठा ले तो क्या होगा? गलत हो रहा है ना। तो ऐसे मुस्लिमों को, ऐसे जो वकील बताते हैं अपने आप को, निकालिए, धर्म से निकालिए, बोलने दीजिए। फिर आनंद जी, बोलने की बात नहीं है यहाँ, ये बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं। एक्शन क्या, एक्शन लेना अथॉरिटी का काम है, व्यक्ति का काम नहीं है एक्शन लेना जो है। अरे आप इतने बड़े मौलाना हैं, ऐसे वकीलों को निकाल के फेंकिए धर्म से कि आप हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उनका कोई लेना देना नहीं, धर्म समुदाय से नहीं है ना जी। उनका धर्म समुदाय से नहीं, राष्ट्रीय चैनलों पर बैठते हैं नहीं है, देश के मुस्लिम समाज को युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। नहीं है, वो बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि वो बोर्ड के मेंबर है। भी कर रहा है हिंदू मुसलमानों में से धर्म और समुदाय के नाम पे राजनीति और देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। उनके खिलाफ जो फतवा निकालिए मौलाना साहब, छोटी छोटी बातों पर फतवा निकाल देते हो। उस वकील के खिलाफ निकालते क्यों नहीं हो? वो अपने आप को बोर्ड का मेंबर बताता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, फतवा निकालने का क्या मतलब? धर्म से लेना देना नहीं है, युवाओं को भड़का रहा है खुलेआम। ये नहीं कह रहा कैसे शिक्षित होना है, ये नहीं कह रहा कैसे पढ़ना है, ये नहीं कह रहा कैसे उत्थान होना है, कह रहा हथियार निकालो। अन्य समाज हथियार निकालेगा क्या होगा? आप चोरी करने जाएंगे हथियार लेके जाएंगे, आप लड़कियां छेड़ने जाएंगे हथियार लेके जाएंगे। प्रतिक्रिया जो है वो शुरू होगी। ये गलत है, वो देश को गलत दिशा में ले जाने का कुप्रयास है। देखिए आज जो है वो जो है काम करना चाहिए, शासन प्रशासन को काम करना चाहिए। इसका धर्म फतवे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब अब्दुल हमीद समुदाय से जोड़ते गलत है। आत्मरक्षा का मुद्दा जो है वो व्यक्तिगत है, लेकिन धर्म समुदाय से आप जो है अभियान चलाएं। लेकिन अगर ऐसी बात है अब्दुल हमीद नोमानी साहब, तो फिर लखनऊ में इमामबाड़े में शिया समुदाय के लोग बैठकर, और महमूद प्राचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, ये बैठकर एक व्यक्तिगत समुदाय को क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? उन्होंने देखिए क्या कहा, SC ST का अपना बचाव करने के लिए कानून है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है, इसीलिए आप अपने घर के कीमती सामान और जेवरात बेचकर प्राइवेट लाइसेंस दे लीजिए पर्सनल सेल्फ डिफेंस के लिए। हर कोई मारे जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस देश में
इस देश में बिल्कुल बिल्कुल एक बात बताइए रुकिए, अभी शांति, अभी 1 मिनट, मैं ये वीडियो आपसे चलाना चाहता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको फर्क पड़ता है कि इस बच्चे का ये कौन से समुदाय से है, ये माँ कौन से समुदाय से है, इसकी क्या जात है, क्या धर्म है? उनकी आवाज में जो डर है, उनकी आवाज में जो डर है, उनकी आवाज में जो कंपन है, उस माँ की जो बेचैनी है, आप मुझे ये बताइए क्या किसी भी घर में किसी भी समुदाय के किसी भी बच्चे या माँ को ऐसा होना चाहिए, ऐसा महसूस करना चाहिए कि नहीं? सोनभद्र का ये वीडियो देखिए, अब आप देखिए उस बच्चे, ये जो वीडियो हमारे हाथ लगाया है न्यूज़ 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव वीडियो। एक मिनट नुमानी साहब, मैं कह रहा हूं ये वीडियो आप देखिए, आप अपने घर में आप सोचिए, क्या कोई फर्क पड़ता है कि आप कौन सी जाति से हैं, आपका धर्म क्या है, आप कौन से समुदाय से हैं, आप कौन से वर्ग से हैं, आप समाज में किस श्रेणी के हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इस बच्चे की आवाज, उसका डर देखकर क्या आपकी रूह नहीं कांपी? उस माँ का डर सुनकर क्या आपकी रूह नहीं कांपी ना? ये इंसानियत की बात है। जो गलत करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। सोनभद्र में ये वाकया होना ही नहीं चाहिए था। अब ये वीडियो सुनिए, कितनी गोलियां उस बच्चे ने कितनी गोलियां चलती देखी, कितनी लाशें गिरती देखी। क्या वो जिंदगी भर इसको भूल पाएगा? जरा इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सोचिए, सुनिए इसको और गिनिए, फिर से बंदूक की गोलियां गिनिए, कितनी बार फायरिंग होती है। कहूं तो यार बंदूक निकाले मार के। दूसरी गोली फायर हुई है। तीसरी गोली फायर। भाग रे लल्ला कहती है माँ, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, घबराती हुई। चौथी एक और फायर हुई, ये 5वीं फायर। 5 गोलियां। उस बच्चे ने देखा, उसकी मां घबरा कर भागी और वहां पर लाशें गिर रही थी। ये सोनभद्र की भयानक तस्वीर है। आप भी सोचिए, क्या हमें समाज में ये चाहिए? न्यू इंडिया का ये चेहरा होना चाहिए? अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।